हेलो 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 योगेश हेलो योगेश हाँ बोलो। पेपर की कितनी तैयारी है? बिल्कुल नहीं। हाँ। पढ़े नहीं कि पे दोबारा नहीं पढ़ पाए? वो कौन सा सब्जेक्ट का है आज? एफएम का। अरे उसमें पूरा आ रहा है। एफएम लास्ट में यूनिट छोड़ के। हाँ पूरा करवा दिए क्या हाँ फिर? पूरा आ रहा है। मणिपुर में हमने क्लास ली थी, लास्ट में उन्होंने बताया था सब आएगा लास्ट यूनिट छोड़ के। पेपर में हमने ली तो थी। लास्ट यूनिट छोड़ के सब आएगा। लास्ट यूनिट छोड़ के सब आ रहा है क्या? हाँ अच्छा। वो तो देना तो बैच चाहिए, चाहे पूरा आया चाहे थोड़ा आया है। हाँ ये बात भी सही है। कल इससे अपन को इतना फर्क नहीं पड़ता। कल हो जाएगा इस पेपर में, देख लेना तो। भाई पेपर में देख लेंगे। कल किसका है? मुझे नहीं पता। यहाँ पे और इन्वायरमेंटली कमजोर है वो तो ठीक ठाक है, एवरेज है सबका। अच्छा आरसीसी ठीक है। पढ़ी पढ़ाई तो ठीक है लेकिन नंबर 7 आए हैं। वो न्यूमेरिकल जाना दिए थे सर ने, इस वजह से। अच्छा बाकी वो तो मतलब साथ ईमानदारी से बने हैं, ये तो है कंफर्म। नहीं, एक सवाल मैंने खुद किया था, 10 मिनट उसमें लग गए थे। अरे वाह। और दो पूरे 7 सही निकले। एक दो तीन चार थ्योरेटिकल सही निकल गए बस। सही है। 25-30% क्लियर है, मतलब ये समझ लो। हम्म। रामकिशन नहीं बोल रहे आज, क्या बात है? सर सुन रहे हैं अपनी बातें। सवाल सर को गुड मॉर्निंग बोलेंगे। सर सर सुन रहे हैं अपनी बातें। अपन तो पेपर की डिस्कस कर रहे हैं ना। सही है सही है।
गुड मॉर्निंग सर। मेरी आवाज पहुंच रही है क्या आप लोगों तक? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर को आवाज तो नहीं है। आवाज क्लियर है क्या मेरी? क्लियर है। सुनो, हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे मुझे एक बार बता दीजिए। हम लोग बात कर रहे थे हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस की। हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस के बाद बायनेंसी एंड फ्लोटेशन बात हो गई थी। उसके बाद लिक्विड्स एंड रिलेटिव इक्विलिब्रियम की भी बात हो गई थी। लिक्विड्स एंड रिलेटिव इक्विलिब्रियम के बाद मैंने आपसे बोला था क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड वाला एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, उसको डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग फ्लूइड काइनेमेटिक्स में आएंगे। फ्लूइड काइनेमेटिक्स, डायनामिक, फ्लो थ्रू पाइप वगैरह में। ठीक, एक हेडिंग डाल लो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड। हेडिंग डाल लो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड, शायद ये आपको दिखाई दे रहा होगा। एक हेडिंग डाल लो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड। ये जो फ्लूइड का क्लासिफिकेशन है ना, इसको रियोलॉजी भी बोलते हैं। इसको रियोलॉजी भी बोलते हैं ना। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड है एक्चुअली ऐसा मान लो कि फ्लूइड मैकेनिक्स की एक ब्रांच है रियोलॉजी, जिसमें हम लोग फ्लूइड के क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ विस्कोसिटी, है ना। क्वेश्चन को प्रेशर डायग्राम से समझाना था, उसको बेटा 2 पेज छोड़ दो वहां पर, अभी इसके क्लासिफिकेशन के बाद एक्सप्लेन कर देता हूँ ना। तो रियोलॉजी क्या है? रियोलॉजी फ्लूइड मैकेनिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्लूइड ऑन द बेसिस ऑफ विस्कोसिटी। तो उसमें लिख लेना रियोलॉजी, उसमें लिख लेना रियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ द साइंस, रियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। रियोलॉजी RHELOLOGY, रियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स in which Rheology is the branch of fluid mechanics in which we discuss classification of fluid mechanics. We discuss classification of fluid mechanics on the basis of viscosity. Classification of fluid mechanics, classification of fluid लिखना. We discuss classification of fluid on the basis of viscosity. We discuss classification of fluid on the basis of viscosity. ठीक, सुनना, जो हम लोग फ्लूइड की बात करते हैं ना, जो हम लोग फ्लूइड की बात करते हैं
तो हम लोग दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। पहला आइडियल फ्लूइड और दूसरा रियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड क्या है? आइडियल फ्लूइड वो जिसमें जीरो विस्कोसिटी होगी, जीरो कंप्रेसिबिलिटी होगी और जीरो सरफेस टेंशन होगा। आइडियल फ्लूइड वो जिसमें जीरो विस्कोसिटी होगी, जिसमें जीरो कंप्रेसिबिलिटी होगी और जिसमें जीरो सरफेस टेंशन होगा। आइडियल फ्लूइड वो है। ठीक। रियल फ्लूइड क्या है? रियल फ्लूइड वो है जिसमें सरफेस टेंशन भी होगा, विस्कोसिटी भी होगी और कंप्रेसिबिलिटी भी होगी। ठीक। अब जो रियल फ्लूइड है इसमें भी दो आते हैं। पहला आता है न्यूटोनियन फ्लूइड और दूसरा आता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड क्या है? न्यूटोनियन फ्लूइड वो है जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करेगा और नॉन न्यूटोनियन वो है जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करेगा। ये वो है which follow न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या था? टाउ इज इक्वल टू म्यू du अपॉन dy। और ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करेगा, which does not follow न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। और यहाँ टाउ का एक्सप्रेशन होता है टाउ इज इक्वल टू टाउ नॉट म्यू इंटू du अपॉन dy की पावर n। ठीक। यहाँ पे टाउ नॉट क्या है? टाउ नॉट है लिमिटिंग शियर स्ट्रेस। इसको अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं। इतना नोट करो एक बार, फिर आगे बात करते हैं। आइडियल फ्लूइड प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। आइडियल फ्लूइड जैसा कुछ भी नहीं होता। ये एक हाइपोथेटिकल बात है, थ्योरेटिकल बात है कि आइडियल फ्लूइड जैसा कुछ है ना। इतना नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। डन ना? सुनना, सिंपल सी बात है। आइडियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड। रियल फ्लूइड में भी दो, न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन। न्यूटोनियन वो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करेगा और नॉन न्यूटोनियन वो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करेगा। सुनो, इसके बाद कुछ क्लासिफिकेशन ऐसा है टाउ है और ये du अपॉन dy है शियर स्ट्रेंथ। और ये मामला कुछ ऐसा है। ये आपका थिक्सोट्रोपिक है, ये आपका आइडियल प्लास्टिक है,
या फिर ये बिंगम प्लास्टिक है, ये रियो प्लास्टिक है, ये सीडो प्लास्टिक है, ये न्यूटोनियन है और ये डायलेटेंट है। ये आपके 6 अलग अलग फ्लूइड है। आप इस डायग्राम को याद रखना है ना। आप कैसे याद रखोगे मुझे नहीं पता, मैं कैसे याद रखता हूं, मैं कुछ इस तरह से याद रखता हूं, TIRPND, थिक्सोट्रोपिक, आइडियल प्लास्टिक, रियोप्लास्टिक, स्यूडो, न्यूटोनियन, डायलेटेंट, है ना। थिक्सोट्रोपिक, आइडियल प्लास्टिक, रियोप्लास्टिक, स्यूडोप्लास्टिक, न्यूटोनियन और डायलेटेंट, मैं इस तरह से याद रखता हूँ। ये पूरे 6 फ्लूइड याद रखना, ठीक। सुनो, यहां पर ये जो है ये टाउ नॉट है, ये टाउ नॉट है लिमिटिंग शियर स्ट्रेस। लिमिटिंग शियर स्ट्रेस क्या होती है कि कई सारे फ्लूइड ऐसे होते हैं, आप लिख रहे हो थोड़ा और बड़ा लिखो, शायद बेटा आप लोग मोबाइल की स्क्रीन में देख रहे होगे इसलिए आपको छोटा लग रहा होगा। आप लोग शायद मोबाइल की स्क्रीन में देख करके पढ़ रहे होगे इसलिए आपको छोटा लग रहा होगा। मैं तो सामने स्क्रीन में देख रहा हूँ लैपटॉप में, तो मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है, फिर भी मैं बड़ा लिखता हूँ अगली बार से। सुनो, मैं बोल दूंगा जो समझ नहीं आएगा। जो टाउ नॉट है, जो लिमिटिंग शियर स्ट्रेस है, वो क्या है कई सारे फ्लूइड ऐसे होते हैं, कई सारे फ्लूइड ऐसे होते हैं कि आप उसमें शियर स्ट्रेस लगाओगे ना तो मूव नहीं करेंगे जब तक कि उसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ शियर स्ट्रेस नहीं लगेगा। जैसे अपन बचपन में फ्रिक्शन पढ़ते थे, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है कि बॉडी में जब फ्रिक्शन लगाओ तो जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर फ्रिक्शन नहीं लगेगा बॉडी मूव नहीं करेगी। इसी तरह विस्कोसिटी होती है, लिमिटिंग शियर स्ट्रेस होता है, जब तक लिमिटिंग शियर स्ट्रेस नहीं लगेगा जब तक डिफॉर्मेशन नहीं होगा। तो देखो ये वाले जो फ्लूइड है, रियोप्लास्टिक, आइडियल प्लास्टिक और थिक्सोट्रोपिक, इनमें टाउ नॉट है, और टाउ नॉट है तो जब तक टाउ नॉट नहीं लगेगा, जब तक टाउ नॉट नहीं लगेगा तब तक शियर स्ट्रेस क्या रहेगा, 0 रहेगा। लिमिटिंग शियर स्ट्रेस का मतलब समझे मैं क्या कह रहा हूं। जबकि इन तीनों के लिए लिमिटिंग शियर स्ट्रेस 0 है, मतलब इसमें शुरुआत से ही डिफॉर्मेशन होने लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद सुनना, इसमें जब हम लोग बात करते हैं ना रियल फ्लूइड की, तो इसमें भी 2 आते हैं, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट। और एक आता है टाइम डिपेंडेंट, ठीक। दिखाई दे रहा है ना। टाइम इंडिपेंडेंट कौन कौन है, टाइम इंडिपेंडेंट होते हैं पहला सीडोप्लास्टिक और दूसरा डायलेटेंट। और टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट एक और होता है, कौन सा, आइडियल प्लास्टिक या बिंगम प्लास्टिक। और टाइम डिपेंडेंट होते हैं कौन कौन, टाइम डिपेंडेंट होते हैं रियोप्लास्टिक और थिक्सोट्रोपिक। ठीक। टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट का मतलब क्या बेटा, आपको ये याद ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी है कि कौन सा फ्लूइड कैसा होता है ना। तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा। टाइम डिपेंडेंट वो होते हैं जिनकी विस्कोसिटी टाइम के साथ चेंज होती है, और टाइम इंडिपेंडेंट वो होते हैं जिनकी विस्कोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, ठीक। एक बार इसको नोट करो, फिर अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं। एक बार इसको नोट करो, फिर आगे अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं।
नोट कर लेना तो मुझे बता देना। इसको एक बार नोट करो, नोट कर लेना तो मुझे बता देना। बेटा ग्राफ का कोई नाम नहीं है, ग्राफ किसके किसके बीच में है वो बता सकता हूँ। ये शियर स्ट्रेस है और ये रेट ऑफ शियर स्ट्रेस है। ठीक, इस एक्सिस पे कौन होगा? इस एक्सिस पे ये जो है ये आइडियल फ्लूइड होता है। आइडियल फ्लूइड वो होता है ना जिसमें शियर स्ट्रेस ना लगे और जीरो शियर स्ट्रेस, नेग्लिजिबल शियर स्ट्रेस पे भी स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाए, ये आइडियल फ्लूइड है। इस एक्सिस पे कौन होता है? आइडियल सॉलिड होता है। आइडियल सॉलिड वो है जिसमें कितना भी शियर स्ट्रेस लगा लो डिफॉर्मेशन जीरो रहेगा, है ना? नोट कर पाए क्या? नोट कर पाए क्या? अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं, है ना? थोड़ी सा समय लगेगा, आपको समझ में आ जाएगा मैं कह क्या रहा हूं। पहली हेडिंग डाल लो न्यूटोनियन फ्लूइड, पहली हेडिंग डाल लो न्यूटोनियन फ्लूइड, पहली हेडिंग डाल लो न्यूटोनियन फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड आपको पता चल गया है, आइडियल फ्लूइड वो जिसमें जीरो विस्कोसिटी, जीरो सरफेस टेंशन और जीरो कंप्रेसिबिलिटी हो। अब आया रियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड में पहला कौन सा? न्यूटोनियन फ्लूइड। तो एक हेडिंग डालो न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड की विशेषता क्या है, स्पेशलिटी क्या है? स्पेशलिटी ये है कि ये न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करेगा, पहली बात। और दूसरी बात, इसमें जो विस्कोसिटी है वो फंक्शन होता है केवल और केवल किसका? प्रेशर का और टेम्परेचर का। तो उसमें लिख लेना इट फॉलोज न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, इट फॉलोज न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, इट फॉलोज न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी एंड थोड़ी सी थ्योरेटिकल बातें हैं, याद रखनी पड़ेंगी आपको, है ना? इट फॉलोज न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी एंड viscosity is the function of it follows the Newton's law of viscosity and viscosity is the function of pressure and temperature only, and viscosity is the function of pressure and temperature only. याद रखना जो हम लोग न्यूटोनियन फ्लूइड डिस्कस करते हैं उसमें विस्कोसिटी फंक्शन होती है केवल और केवल किसका? प्रेशर का एंड टेम्परेचर का। अगर आपसे कोई न्यूटोनियन फ्लूइड का एग्जांपल पूछता है देन क्या हो जाएगा? एग्जांपल हो जाएगा वाटर, एग्जांपल हो जाएगा पेट्रोल, एग्जांपल हो जाएगा डीजल। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एग्जैक्टली ये न्यूटोनियन फ्लूइड ही होते हैं, लेकिन पेट्रोल, वाटर और डीजल ये अप्रोक्सीमेटली न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह बिहेव करते हैं। और ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, कई सारे इंटरव्यू वगैरह में पूछ लेता है ना, इसको एक बार नोट कर लेना। इसके बाद कौन सा था? नॉन न्यूटोनियन। इसके बाद आपका था नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन वो था जिसमें हम लोगों ने लिखा था टाउ इज इक्वल टू टाउ नॉट प्लस म्यू du अपॉन dy की पावर n, ये लिखा था। यहां जो n की वैल्यू होती है ना, यहां जो n की वैल्यू होती है इसके लिए लेस देन 1 होती है, इसके लिए इक्वल टू 1 होती है, सॉरी इसके लिए ग्रेटर देन 1 होती है और इसके लिए लेस देन 1 होती है
इसके लिए ग्रेटर देन 1, इसके लिए इक्वल टू 1 और इसके लिए लेस। ये n की वैल्यूज होती हैं, आपको याद ही करना पड़ेगा। इसमें भी अब नॉन न्यूटोनियन में 2 आते हैं। n क्या है? n कांस्टेंट है, n एक कांस्टेंट। इसमें भी 2 आते हैं, कौन कौन? टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट। तो टाइम डिपेंडेंट में कौन कौन आया था? टाइम डिपेंडेंट में कौन कौन आया था? एक थिक्सोट्रोपिक आया था और रियोप्लास्टिक आया था। ठीक, थिक्सोट्रोपिक वो है जिसके लिए n क्या होता है? लेस देन 1 होता है, और इसके लिए n क्या होता है? ग्रेटर देन 1 होता है। और एक आया था टाइम इंडिपेंडेंट, इसमें कौन कौन सा था? इसमें 3 थे। पहला सीडोप्लास्टिक था, आपको साइड का दिखाई दे रहा है क्या? दे रहा है। दूसरा डायलेटेंट था, और तीसरा बिंगम प्लास्टिक था। ऐसा था। सीडोप्लास्टिक के लिए n क्या था? लेस देन 1 था। इसके लिए क्या था? ग्रेटर देन 1 था। और इसके लिए क्या था? n इक्वल टू 1 था। अब सुनो, मामला क्या है? मामला कुछ ऐसा है कि जो न्यूटोनियन फ्लूइड है ना, जो न्यूटोनियन है, जो इसके पहले लिखा, उसमें विस्कोसिटी फंक्शन होता है केवल और केवल किसका? टेम्परेचर और प्रेशर का। ध्यान से सुनना, प्रैक्टिकल बात है, एक्सपेरिमेंटल बात है, कोई थ्योरी कोई डराइव करके नहीं आई है ना। जो न्यूटोनियन फ्लूइड है उसमें विस्कोसिटी फंक्शन होता है केवल किसका? प्रेशर का और टेम्परेचर का। और जो नॉन न्यूटोनियन है ना, उसमें विस्कोसिटी फंक्शन होता है प्रेशर का, टेम्परेचर का और डिफॉर्मेशन का, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन du अपॉन dy का। नॉन न्यूटोनियन में प्रेशर टेम्परेचर का फंक्शन तो होता ही होता है, प्लस रेट ऑफ डिफॉर्मेशन का फंक्शन भी होता है। उसके बाद एक आता है टाइम डिपेंडेंट, इसमें टाइम का भी फंक्शन होता है विस्कोसिटी, और टाइम इंडिपेंडेंट, इसमें टाइम का फंक्शन विस्कोसिटी नहीं होता है। बस इतना आसान था। ठीक, इसको एक बार नोट करो, फिर कुछ कुछ लिखते हैं, 1-2 पॉइंट। अरे न्यूटोनियन में भी रेट ऑफ शियर स्ट्रेंथ होता है, लेकिन विस्कोसिटी उस पर डिपेंड नहीं करता, रेट ऑफ शियर स्ट्रेंथ पे, है ना। इसको नोट कर लेना, तो मुझे बता देना। करना, उसमें लिखना फॉर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, उसमें लिखना फॉर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, फॉर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड विस्कोसिटी इज द फंक्शन ऑफ, for non-Newtonian fluid viscosity is the function of, for non-Newtonian fluid viscosity is the function of pressure, temperature and rate of deformation. For non-Newtonian fluid viscosity is the function of pressure, temperature and rate of deformation. ठीक, प्रेशर, टेम्परेचर एंड रेट ऑफ सब लोग डिफॉर्मेशन। म्यूट कर लो यार अपना अपना। उसमें नेक्स्ट लाइन में लिखना फॉर टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड, फॉर टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड for time dependent fluid viscosity is the function of time, for time dependent fluid viscosity is the function of time
for time dependent fluid, viscosity is the function of time, while मैंने बोला for non Newtonian fluid, viscosity is the function of pressure, temperature and rate of deformation. उसके बाद मैंने बोला for time dependent fluid, viscosity is the function of for time dependent fluid, viscosity is the function of time also. Viscosity is the function of time also. क्लियर है? टाइम डिपेंडेंट में विस्कोसिटी टाइम का फंक्शन भी होगा और टाइम इंडिपेंडेंट में नहीं होगा. रेट ऑफ डिफॉर्मेशन का मतलब है du upon dy. जो डिफॉर्मेशन होता है वो किस रेट से हो रहा है, उसी को रेट ऑफ डिफॉर्मेशन बोल रहा हूँ. रेट ऑफ डिफॉर्मेशन मतलब du upon dy. ठीक. अब एक बात और जो इंपॉर्टेंट भी है थोड़ी सी, देखो इसमें डायरेक्टली पॉइंट जो लिखवाए हैं उनको याद रखना. ऐसा कुछ कॉन्सेप्चुअल नहीं है कि अपन को कोई न्यूमेरिकल करना है, कोई डेरिवेशन करना है, बिल्कुल भी नहीं. एक्सपेरिमेंटल बातें हैं कि ये क्लासिफिकेशन होता है, इस फ्लूइड के साथ ऐसा होता है, थोड़ी बहुत पता होना चाहिए अपन को, है ना. अब एक बात मेरी सुनो, ये आपको आइडियल प्लास्टिक, ये आपको न्यूटोनियन, ये वाला, और ये आइडियल प्लास्टिक ये वाला, एक ये आइडियल प्लास्टिक और ये न्यूटोनियन, दोनों दिखाई दे रहे हैं. ये देखो न्यूटोनियन क्या होता है, न्यूटोनियन होता है टाउ इज इक्वल टू म्यू du अपॉन dy. और ये जो आइडियल प्लास्टिक है वो क्या है, आइडियल प्लास्टिक का एक्सप्रेशन ये है. लेकिन आइडियल प्लास्टिक के लिए n कितना हो गया है, 1 हो गया है, n हो गया है 1. तो आइडियल प्लास्टिक के लिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू टाउ नॉट प्लस म्यू du अपॉन dy. आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर टाउ नॉट को हटा दिया जाए तो आइडियल प्लास्टिक न्यूटोनियन की तरह बिहेव करने लग जाएगा. टाउ इज इक्वल टू म्यू du अपॉन dy हो जाएगा अगर टाउ नॉट को हटा दिया जाए. हाँ या नहीं? ये बात समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जैसे न्यूटोनियन फ्लूइड स्ट्रेट लाइन है, जैसे न्यूटोनियन स्ट्रेट लाइन है, वैसे आइडियल प्लास्टिक भी स्ट्रेट लाइन है, केवल अंतर है टाउ नॉट का. अगर टाउ नॉट को हटा दिया जाए तो आइडियल प्लास्टिक और न्यूटोनियन में कोई अंतर नहीं है. ये बात समझ पाए क्या? आप देखो आइडियल प्लास्टिक का ग्राफ ये है और न्यूटोनियन का ग्राफ ये है. अगर इस टाउ नॉट को हटा दिया जाए तो आइडियल प्लास्टिक और न्यूटोनियन में कोई अंतर नहीं है. मतलब ये है कि एक लिमिटिंग शियर स्ट्रेस लगाने के बाद आइडियल प्लास्टिक किसके तरह बिहेव करने लग जाता है, न्यूटोनियन की तरह. बात समझ में आई? बात समझ में आई? उसमें लिखना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लेना, आइडियल प्लास्टिक और बिंघम प्लास्टिक, उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखना, आइडियल प्लास्टिक और बिंघम प्लास्टिक स्टार्ट टू बिहेव like an ideal fluid. Ideal plastic or Bingham plastic start to behave like an ideal fluid. Like a Newtonian fluid. उसको सही कर लेना. Ideal plastic और Bingham plastic start to behave like a Newtonian fluid. Ideal fluid नहीं, Newtonian fluid. Sorry. Ideal plastic or Bingham plastic start to behave like a Newtonian fluid after applying a limiting shear stress. मैंने क्या बोला, आइडियल प्लास्टिक और बिंघम प्लास्टिक स्टार्ट टू बिहेव लाइक ए न्यूटोनियन फ्लूइड आफ्टर अप्लाइंग
ए लिमिटिंग शियर स्ट्रेस। सुनो मैं क्या कह रहा हूं, ये आइडियल प्लास्टिक का ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, ये न्यूटोनियन का ग्राफ है स्ट्रेट लाइन। आइडियल प्लास्टिक न्यूटोनियन के ही तरह है, अंतर है केवल टाउ नॉट का। तो टाउ नॉट को हटा दिया जाए तो आइडियल प्लास्टिक न्यूटोनियन की तरह बिहेव करने लग जाता है। केवल इतनी सी बात कह रहा हूं, है ना? बात समझ में आई? ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड था। याद रखना कौन सा टाइम डिपेंडेंट है, कौन सा टाइम इंडिपेंडेंट है, वगैरह वगैरह। आइडियल फ्लूइड में क्या होता है, रियल फ्लूइड में क्या होता है, थोड़ी सा एक अपने दिमाग में रखना। बाकी बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रियोलॉजी एक अपने आप में एक साइंस है जिसमें आप इसको 100 दिन भी पढ़ोगे तो खत्म नहीं होगा। एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है केवल आपको, है ना? अब मुझे बता दो उस दिन वाले न्यूमेरिकल में क्या रह गया था? हाँ बेटा, मैंने क्या लिखवाया? मैंने ये लिखवाया कि आइडियल प्लास्टिक और बिंघम प्लास्टिक स्टार्ट टू बिहेव लाइक ए न्यूटोनियन फ्लूइड आफ्टर अप्लाइंग द लिमिटिंग शियर स्ट्रेस। मतलब लिमिटिंग शियर स्ट्रेस को अप्लाई करोगे, तो ये किसके तरह बिहेव करने लग जाएगा? न्यूटोनियन की तरह। मेरा मतलब ये है कि अगर लिमिटिंग शियर स्ट्रेस का अंतर है इन दोनों में, अगर लिमिटिंग शियर स्ट्रेस को कंसिडर ना करें तो फिर दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये कह रहा हूं। ठीक, सुनो। जो सेकंड वाला क्वेश्चन था उसमें आपको कुछ फोर्सेस वगैरह पूछे थे, और उसको मैंने बोला था कि मैं एक बार प्रेशर डायग्राम से भी बता दूंगा। और वहां पर आप लोगों ने कुछ जगह भी छोड़ी होगी। तो देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में फाइनली डायग्राम कुछ ऐसा बना था। ये वही क्वेश्चन था जिसमें क्लोज टैंक दे रखा था और मुझे बोला था कि बॉटम फ्रंट एंड जस्ट क्या हो जाता है, एक्सपोज हो जाता है। तो मामला कुछ ऐसा था, ये क्लोज टैंक था और आप लोगों ने कैलकुलेशन की थी, तो ये जो वैल्यू है ये आपको कितनी दे रखी थी? 1.2 मीटर दे रखी थी। ये आप लोगों ने कैलकुलेट किया था यहाँ पर कि ये एक इमेजिनरी सरफेस बनेगी, और आप लोगों ने कैलकुलेट किया था कि ये जो आया था ये वैल्यू 0.8 मीटर आई थी और ये वैल्यू 0.6 मीटर आई थी, और ये आपका 1.2 मीटर था। एक बार डाटा चेक करना, डाटा यही था। एक बार डाटा चेक करना, यही था। और इसकी विड्थ कितनी दे रखी थी? 1.5 मीटर दे रखी थी क्या? इसकी विड्थ कितनी? 1.5 मीटर दे रखी थी क्या? टैंक की विड्थ कितनी दे रखी थी? 1.5 मीटर। इसमें क्या करो, पहले आप प्रेशर डायग्राम ड्रॉ कर लो। यहां पर तो प्रेशर फोर्स 0 होंगे, यहां पर प्रेशर फोर्सेस 0 होंगे, फ्लूइड कांटेक्ट में ही नहीं है, फ्लूइड कांटेक्ट में ही नहीं है। ये 0.4 था क्या? ये 0.4 मीटर था, 0.6 मीटर था? ये 0.4 मीटर था, 0.6 मीटर था? 0.6 था यार। और विड्थ 2.4 थी या 1.5 थी? विड्थ 2.4 थी क्या? विड्थ कितनी थी? 2.4 थी। 1.5 थी, 2.4 क्यों लिख रहे हो यार? लेंथ 2.4 थी शायद, लेंथ 2.4 थी। यार मैं क्वेश्चन नहीं देख रहा हूं, मुझे उस दिन का क्वेश्चन याद है कि डाटा क्या था। आप कॉपी से देख करके बता रहे हो, कैसे हो सकता है ऐसा? है ना? मुझे एग्जैक्टली सारी चीजें याद है, क्या कितना था, है ना? और इस लेवल की आपके अंदर मेमोरी होनी चाहिए, मतलब आपको याद होना चाहिए चीजें इस लेवल पे, है ना? सुनो,
देखो कुछ ऐसा है, आप यहां पर प्रेशर डायग्राम ड्रॉ करोगे कि जो वॉल है ना, ये है वॉल, ये है ए बी, वॉल ये है ए बी, ये है वॉल। यहां पर प्रेशर डायग्राम ड्रॉ करोगे तो यहां पर प्रेशर कितना आएगा, यहां पर प्रेशर आ जाएगा P1 इज इक्वल टू रो जी एच। हाइट कितनी है, 0.6 है इसके ऊपर, तो यहां पर प्रेशर आ जाएगा कितना, P1 यहां पर अलग से कैलकुलेट कर लो, आपको करना है, वहां जगह नहीं है, तो रो जी एच, ऑयल था तो 800 इंटू 9.81, और इसके ऊपर हाइट कितनी है 0.6। मुझे वैल्यू बताओ कि P1 की वैल्यू कितनी आएगी। मुझे वैल्यू बताओ कि P1 की वैल्यू कितनी आएगी। P1 की वैल्यू कितनी आएगी, 4708.8। एक बार क्रॉस चेक करना इतना आ रहा है क्या, ये P1 की वैल्यू हो जाएगी। P2 की वैल्यू कितनी होगी, नीचे जाने पे प्रेशर बढ़ेगा, यहां पर प्रेशर कितना होगा, P2 इज इक्वल टू रो जी एच, रो कितना 800 इंटू 9.81, 0.6 और 1.2, टोटल हाइट कितनी हो जाएगी 1.8। मुझे वैल्यू बताओ कि P2 की वैल्यू कितनी आएगी, मुझे वैल्यू बताओ कि P2 की वैल्यू कितनी आएगी। जो P2 है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, $1400 112 कितना है 14126.4, 14126.4 पास्कल। ये आपका P2 है। ये प्रेशर डायग्राम समझ में आया, यहां से ए बी ये वॉल थी, इसके ऊपर इतना इमेजिनरी प्रेशर था, तो बी पर प्रेशर रोजीएच बना लिया, नीचे जाने पे प्रेशर बढ़ेगा, और यहाँ पर प्रेशर भी रोजीएच हुआ। ये आपका प्रेशर डायग्राम है। आपको निकालना है टोटल प्रेशर फोर्स, और आपको पता है कि जो प्रेशर डायग्राम का वॉल्यूम है वो आपको क्या देता है, टोटल प्रेशर फोर्स देता है। आपको पता है कि जो प्रेशर डायग्राम का वॉल्यूम है वो आपको क्या देता है, टोटल प्रेशर फोर्स देता है। तो देखो, टोटल प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्रेशर डायग्राम। तो वॉल्यूम ऑफ प्रेशर डायग्राम निकालो कितना आएगा। वॉल्यूम ऑफ प्रेशर डायग्राम, ये ट्रेपेजोइडल का वॉल्यूम कितना होता है 1/2 समीशन ऑफ पैरेलल लेंथ P1 प्लस P2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4708.8 प्लस 14126.4 इंटू हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लेंथ 1.2, ये एरिया हुआ, और विड्थ कितनी है 1.5, तो ये वॉल्यूम हो गया। मुझे कैलकुलेट करके बताना किलो न्यूटन में फोर्स कितना आएगा, मुझे कैलकुलेट करके बताना किलो न्यूटन में फोर्स कितना आएगा। कितना आ रहा है 16 पॉइंट, आप लोगों ने 3 आंसर लिखे हैं, 16.6, 16.9, 15.06। कितना आ रहा है इसका एग्जैक्टली कितना 16.9। ये फोर्स आ रहा है ना। देखो कल इतना ही आ रहा था क्या आंसर,
उस दिन जो फोर्स निकाला था हम लोगों ने रोजी एच बार इंटू एरिया करके, वो इतना ही आ रहा था क्या? वो जो रोजी एच बार इंटू एरिया करके हम लोगों ने फोर्स निकाला था, वो इतना ही आ रहा था क्या? ठीक है, तो निकाल सकते हैं, ऐसा प्रेशर डायग्राम बना करके निकाल सकते हैं। और यहाँ फ्लूइड कांटेक्ट में नहीं है, और यहाँ फ्लूइड कांटेक्ट में अगर होता तो यहाँ भी एक प्रेशर डायग्राम बन जाता, यहाँ भी एक फोर्स आ जाता, है ना। इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। बेटा हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन की वजह से ही तो बॉडी ये फ्लूइड इंक्लाइंड हुआ, तो जो भी आया वो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन की वजह से ही फोर्स आया, है ना। हाँ, हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्सेलरेशन की वजह से फोर्स निकाल सकते हो, लेकिन वो फिर नेट फोर्स आएगा, एक साइड की वॉल का नहीं आएगा। F इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन, वहां से जो फोर्स आएगा वो F नेट होगा। मतलब दिस वॉल पे, इस वॉल पे जो फोर्स लगा और इस वॉल पे जो फोर्स लगा, दोनों का जो नेट होगा वो F इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन होगा, नेट निकाल सकते हो। ठीक है, इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। नोट कर लेना तो मुझे बता देना। इसको नोट कर लेना तो मुझे बता देना। प्रैक्टिस सेट 1 की सॉल्यूशन हाँ मैं भेज दूंगा। क्लियर है? डन ना। ये आपका पूरा फ्लूइड स्टैटिक्स था ना। एक पेज छोड़ दो और एक हेडिंग डालो फ्लूइड काइनेमेटिक्स। एक पेज छोड़ दो और एक हेडिंग डालो फ्लूइड काइनेमेटिक्स। सूर्यांश गुप्ता लिख रहे हैं समझ नहीं आया, कहना क्या चाहते थे? किस चीज में बेटा? इस चीज में बस बताना चाह रहा था आपको कि इक्वेशन प्रेशर डायग्राम से भी सॉल्व हो सकता है। फिर उस दिन हम लोगों ने निकाला था रोजी एच बार इंटू एरिया से, है ना। बल्क मॉडुलस बता चुका हूं बेटा मैं, बल्क मॉडुलस बता चुका हूं। बल्क मॉडुलस और कंप्रेसिबिलिटी दोनों बता चुका हूं, एक बार देख लेना आप लोग कॉपी में। बल्क मॉडुलस और कंप्रेसिबिलिटी दोनों बता चुका हूं, है ना। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन से बेसिक मैकेनिक्स वाली बात है यार। देखो ऐसा कुछ होगा, देखो ax एक्सेलरेशन था, 2 मिनट सुनो। ax एक्सेलरेशन था और f नेट क्या होता है, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, m इंटू ax। m क्या है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और ax एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दो तो वॉल्यूम हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन से भी फोर्स आ जाएगा, लेकिन वो नेट फोर्स होगा। मान लो यहाँ पर कुछ फोर्स लग रहा था F1 और यहाँ पर कुछ फोर्स लग रहा था F2, तो जो F1 माइनस F2 जो नेट फोर्स होगा वो m इंटू एक्सेलरेशन होगा। तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन से भी फोर्स निकाल सकते हो, लेकिन वो नेट फोर्स होगा, किसी एक वॉल पे फोर्स नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर वो संयोग मात्र है कि इस वॉल पे फोर्स 0 है, ये 0 है, तो F1 की वैल्यू m इंटू ax ही हो जाएगी। मतलब इस वॉल पे जो फोर्स है वो m इंटू ax ही हो जाएगा, ये संयोग मात्र है। लेकिन एक्सेलरेशन से जो फोर्स निकालोगे वो F नेट होगा, एक वॉल पे फोर्स नहीं होगा। बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ भाई, बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ? एक पेज छोड़ करके एक हेडिंग डाल लो फ्लूइड काइनेमेटिक्स। अरे कर लो मेरे भाई, m इंटू ax नहीं कर सकते क्या? m इंटू ax सॉल्व कर लो, बिल्कुल आएगा। m को क्या लिखो, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन का मल्टीप्लाई कर दो, आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना। F नेट आएगा, है ना। ठीक है, सुनो एक्सेलरेशन कितना आया था, कुछ आया था ना। एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल चुके हैं अपन, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल चुके हो, और मास को क्या लिखोगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन। 16.9 ही आएगा, निकाल करके देख लो।
हॉरिजॉन्टल में कैसे सॉल्व करना चाह रहे हो मेरे भाई? ठीक है, सुनो। एक हेडिंग डालो फ्लूइड काइनेमेटिक्स। सुनना, हम लोग सबसे पहले फ्लूइड काइनेमेटिक्स में बात करते हैं कि हम लोग को स्टडी किस तरह से करना है। एक तो होता है लैग्रेंजियन, एक होता है यूलेरियन, है ना। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोग लैग्रेंजियन से बात करेंगे या फिर हम लोग बात करेंगे लैग्रेंजियन अप्रोच की, या फिर बात करेंगे यूलेरियन अप्रोच की। तो लैग्रेंजियन अप्रोच और यूलेरियन अप्रोच क्या होता है? एक हेडिंग डाल लो, एक हेडिंग डाल लो अप्रोच ऑफ स्टडी। एक हेडिंग डाल लो अप्रोच ऑफ स्टडी। केवल बातें सुनते जाना, बाद में नोट कर लेना। एक हेडिंग डालो अप्रोच ऑफ स्टडी। इसमें हम लोग दो अप्रोच की बात करते हैं। फर्स्ट वन लैग्रेंजियन, और दूसरा हम लोग बात करते हैं यूलेरियन। एक लैग्रेंजियन अप्रोच ऑफ स्टडी होता है, एक यूलेरियन अप्रोच ऑफ स्टडी होता है। ठीक, लैग्रेंजियन अप्रोच ऑफ स्टडी क्या होता है? 2 मिनट सुनना। लैग्रेंजियन अप्रोच ऑफ स्टडी क्या होता है कि फ्लूइड को आपको एनालाइज करना है। फ्लूइड छोड़ो, इस दुनिया में किसी भी चीज को, किसी भी सिस्टम को एनालाइज करना है। भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि मैं फ्लूइड मैकेनिक्स डिस्कस कर रहा हूँ। इस दुनिया में किसी भी चीज को एनालाइज करना है। मान लो आपको कोई सिस्टम है और उसमें बहुत सारे फ्लूइड के पार्टिकल हैं, और कुछ भी हो सकता है। एक सिस्टम है, ये रूम है, इसमें बहुत सारे फ्लूइड के पार्टिकल हैं, एयर के पार्टिकल हैं। इसको मुझे एनालाइज करना है। तो मैंने किसी एक पार्टिकल को पकड़ा, और जहां जहां वो पार्टिकल जाएगा वहां वहां मैं भी जाऊंगा और उसको एनालाइज करूंगा। यहां पर मल्टीपल नंबर ऑफ फ्लूइड पार्टिकल हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक सिस्टम है और यहां पर मल्टीपल नंबर ऑफ फ्लूइड पार्टिकल हैं। आपको एनालाइज करना है इस पूरे सिस्टम को, और इस पूरे सिस्टम को एनालाइज करने के लिए इस पार्टिकल को पकड़ा, और जहां जहां ये पार्टिकल जाएगा उसके पीछे पीछे मैं भी गया और उसको एनालाइज किया। वैसे ही इस पार्टिकल को एनालाइज करना है, जहां जहां ये पार्टिकल जाएगा वहां वहां मैं भी जाऊंगा और इसको एनालाइज करूंगा। इस पार्टिकल को एनालाइज करना है, तो जहां जहां ये पार्टिकल जाएगा वहां वहां मैं भी जाऊंगा और इसको एनालाइज करूंगा। मतलब लैग्रेंजियन अप्रोच में क्या करते हैं हम लोग? हर एक पार्टिकल को चूज करते हैं, उसको फॉलो करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। ठीक, तो ये जो स्टडी है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल की स्टडी है, मॉलिक्यूलर लेवल की स्टडी है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ कि अगर आपको कोई एक फ्लूइड दे रखा है, मुझे एक बात बताओ कि अगर आपको कोई फ्लूइड दे रखा है, तो फ्लूइड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं। फ्लूइड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, तो ये प्रैक्टिकली फिजिबल है क्या कि आप हर एक पार्टिकल को पकड़ो और उसको फॉलो करो? एक रैंडम मोशन होती है यार। कौन सा एयर में, या इस रूम में एयर है, तो एयर में कौन सा पार्टिकल कहाँ गया मुझे खुद नहीं पता यार। मैं तो किसी एक पार्टिकल को पकड़ करके कैसे फॉलो कर सकता हूँ, कैसे एनालाइज कर सकता हूँ? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है कि फ्लूइड के हर एक पार्टिकल को पकड़ो और उसको फॉलो करो और एनालाइज करो। तो जो लैग्रेंजियन पॉइंट ऑफ व्यू है, जो लैग्रेंजियन अप्रोच है, वो मॉलिक्यूलर लेवल पे वर्क करता है कि किसी एक पार्टिकल को पकड़ो और फॉलो करो और एनालाइज करो। सिंपल। ठीक, अब सुनो। तो लैग्रेंजियन का कोई एग्जांपल, या फिर जब स्टडी कर ही नहीं सकते लैग्रेंजियन से तो फिर पढ़ा क्यों? तो लैग्रेंजियन के भी एग्जांपल हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं। आप याद करो, आप 11th क्लास में बेसिक मैकेनिक्स पढ़ते थे। आप 11th क्लास में बेसिक मैकेनिक्स पढ़ते थे और बेसिक मैकेनिक्स में मॉलिक्यूलर कोलिजन पढ़ा करते थे। और जो बेसिक मैकेनिक्स में मॉलिक्यूलर कोलिजन पढ़ते थे वो कैसे पढ़ते थे? वो मॉलिक्यूलर कोलिजन वाले क्वेश्चन आप ऐसे पढ़ते थे कि एक पार्टिकल ये है ए, एक पार्टिकल है बी,
इसका वेलोसिटी वेक्टर है VA, इसका वेलोसिटी वेक्टर है VB, इसका पोजीशन वेक्टर है XA, इसका पोजीशन वेक्टर है XB, और ये आकर के यहां पर ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं मॉलिक्यूलर कोलिजन का। जो आप लोग किस में पढ़ते थे? बेसिक मैकेनिक्स में पढ़ते थे। जब आप लोग मॉलिक्यूलर कोलिजन पढ़ते थे तो भैया आप एक पार्टिकल ए एक पार्टिकल बी के दोनों के पोजीशन वेक्टर दिखाते थे, दोनों के वेलोसिटी वेक्टर दिखाते थे, और दिखाते थे कि दोनों टकराएंगे, मोमेंटम कंजर्व रहेगा या जो भी रहेगा, जो भी नहीं रहेगा, और टकराने के बाद कहां जाएंगे। याद आ रहा है इस टाइप के क्वेश्चन अपन लोग पढ़ा करते थे बेसिक मैकेनिक्स में? हाँ भाई, याद कर पा रहे हो? ऐसे क्वेश्चन पढ़ा करते थे बेसिक मैकेनिक्स में। और अगर याद आ रहा है तो यहाँ पर इंडिविजुअल पार्टिकल को आप फॉलो कर रहे हो ना भाई, ए का पोजीशन वेक्टर दिखा रहे हो ना, बी का पोजीशन वेक्टर दिखा रहे हो ना, और अगर पोजीशन वेक्टर दिखा रहे हो तो ये कौन सा अप्रोच है? लैग्रेंजियन अप्रोच। बात समझ में आई? ये कुछ वैसा ही है, ये कुछ वैसा ही है, ध्यान से सुनना कि आप किसी ट्रैफिक चौराहे में खड़े हो, आप किसी चौराहे में खड़े हो और आपकी ड्यूटी लगाई गई है कि जितनी भी बाइक आ रही हैं, आपकी ड्यूटी लगाई गई है, जितनी भी बाइक आई गई हैं, आ रही हैं, जितनी भी बाइक आ रही हैं, सबके आपको कागज चेक करना है, सबके आपको पेपर चेक करना है। ठीक, आपको बहुत सारे लोग दे रखे हैं, पुलिस वाले हो सकते हैं या फिर जो भी हो सकते हैं, आपको बहुत सारे लोग दे रखे हैं। आप क्या करते हो? आपको ट्रेस करना है कि कौन सी बाइक कहाँ जा रही है। पहली बाइक आई, उसके पीछे आपने एक अपना बंदा बैठाया है, जहां जहां वो बाइक जाएगी वहां वहां वो बंदा भी जाएगा। दूसरी बाइक आई, उस बाइक में पीछे आपने अपना एक बंदा बैठा ला, जहां जहां वो बाइक जाएगी वहां वहां वो बंदा जाएगा। तीसरी बाइक आई, आपने एक बंदा बैठा ला, जहां जहां वो बाइक जाएगी वहां वहां वो बंदा जाएगा, और आपको उस बाइक के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देता रहेगा। मतलब आपने हर एक बाइक को इंडिविजुअली फॉलो किया है। इसी तरह आप जब हर एक पार्टिकल को इंडिविजुअली फॉलो करोगे तो वो कौन सा अप्रोच है? लैग्रेंजियन अप्रोच है। लेकिन ये बात प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है फ्लूइड के केस में, क्योंकि फ्लूइड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, तो हर एक पार्टिकल को फॉलो करना प्रयोगात्मक रूप से संभव नहीं है। बात समझ में आई? तो उसमें एक हेडिंग डालो, लैग्रेंजियन अप्रोच। उसमें लिखना लैग्रेंजियन अप्रोच, in Lagrangian approach we follow individual fluid particle in Lagrangian approach we follow individual fluid particle in Lagrangian approach we follow individual fluid particle and analyze the behavior of the fluid and analyze the behavior of the fluid flow and analyze the behavior of the fluid flow। ठीक, एक एग्जांपल लिखना, इसको नोट करना, फिर आगे बात करते हैं। एक एग्जांपल लिखना है, इसको नोट करना, फिर आगे बात करते हैं। बात समझ गए होगी? उसमें लिखना इन फ्लूइड मैकेनिक्स it is not possible in fluid mechanics it is not possible to follow individual fluid particle
In fluid mechanics, it is not possible to follow individual fluid particle. Individual fluid particle. Clear है? Hence, hence Lagrangian approach. Hence, Lagrangian approach is generally not used for. Hence, Lagrangian approach is generally not used for fluid mechanics. Hence, Lagrangian approach is generally not used for. Lagrangian approach is generally not used for fluid mechanics. यहां तक क्लियर है लैग्रेंजियन अप्रोच क्या था, फ्लूइड मैकेनिक्स में क्यों यूज नहीं करेंगे और कहां पर यूज हो सकता है, ये बात क्लियर है। और एक माइक्रोस्कोपिक लेवल की स्टडी है, आगे बात करेंगे, है ना। 2 मिनट सुनो। अब एक आता है यूलेरियन अप्रोच। एक आता है यूलेरियन अप्रोच। यूलेरियन अप्रोच क्या है वो सुनो। यहां पर क्या था कि फ्लूइड फ्लो हो रहा है, यहां पर फ्लूइड फ्लो हो रहा है कहीं पर, और जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है ना उसके कहीं पाथ में, कहीं बीच में मैंने एक सेक्शन डिफाइन कर दिया। ये 1-1 है, ये 2-2 है, और ये सेक्शन डिफाइन कर दिया। स्टडी करने के लिए। और ये जो सेक्शन डिफाइन किया है, ये जो सेक्शन डिफाइन किया है, इस सेक्शन से जितना भी फ्लूइड पास होगा, ये जो सेक्शन डिफाइन किया है, इस सेक्शन से जितना भी फ्लूइड पास होगा उसका बिहेवियर हम लोग एनालाइज करेंगे और फिर फ्लूइड का देखेंगे कि क्या क्या अपन को स्टडी करना है। ठीक, यहां पर हम लोग इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल के पीछे नहीं जा रहे हैं, हम लोगों ने एक सेक्शन डिफाइन किया है। उस सेक्शन में जो फ्लूइड पास होगा, जो फ्लो होगा, उसमें जो बिहेवियर में चेंज आएगा उसको देखेंगे, रीडिंग लेंगे और उसको एनालाइज करेंगे। क्लियर है? ये कुछ ऐसा है। आप लिख रहे हैं कि सर कौन सा पैरामीटर हम लोग एनालाइज करते हैं। बेटा वो अपनी नीड पे डिपेंड करता है, अपन को जरूरत किसकी है। हम लोग वेलोसिटी भी देख सकते हैं, प्रेशर भी देख सकते हैं, एक्सेलरेशन भी देख सकते हैं, डिस्चार्ज भी देख सकते हैं, टेम्परेचर भी देख सकते हैं, विस्कोसिटी भी देख सकते हैं, मास डिफ्यूजिविटी भी देख सकते हैं। वो तो डिपेंड करता है कि अपन को स्टडी क्या करनी है। अपन को फ्लूइड का बिहेवियर एनालाइज करना है ना। हो सकता है कि आपको वेलोसिटी की स्टडी करनी है, हो सकता है आपको डिस्चार्ज की स्टडी करनी है, हो सकता है आपको प्रेशर की स्टडी करनी है। तो क्या देखेंगे वो एक अलग बात है, किस तरह से देखेंगे वो आपका तरीका देखने का क्या होगा, वो लैग्रेंजियन और यूलेरियन। लैग्रेंजियन में इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल को फॉलो करते हैं और यूलेरियन में एक सेक्शन डिफाइन कर देते हैं और उस सेक्शन में स्टडी करते रहते हैं जो भी फ्लूइड निकला। ठीक, तो ये आपका माइक्रोस्कोपिक, ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की स्टडी है लैग्रेंजियन मॉलिक्यूलर लेवल पे। ये आपकी मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी नहीं है, एक एवरेज स्टडी है। ठीक, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, आप सुनना। मान लो आप किसी चौराहे पे खड़े हो, बहुत सारी बाइक पास हो रही हैं उस चौराहे से। आपको मैंने कहा कि भाई जो भी बाइक है उनकी आपको रीडिंग लेनी है, बहुत सारी स्टडी करनी है बाइक पे, जैसे उसके पेपर चेक करना है, कितना चला है वो, कितनी चली है वो बाइक, ये चेक करना है वगैरह वगैरह। आपके पास 2 ऑप्शन है। आप इंडिविजुअल बाइक को फॉलो करो, हर एक बाइक जब चौराहे से निकली आपने अपना एक बंदा बैठाला, वो बाइक के साथ गया, रीडिंग आपको देता गया। दूसरी बाइक निकली, आपने अपना एक बंदा बैठाला, बाइक के साथ गया, रीडिंग आपको देता रहा। हर एक बाइक को फॉलो किया, जहां जहां बाइक जाएगी वहां वहां आपका बंदा जाएगा। ये कौन सी स्टडी है? लैग्रेंजियन। एक दूसरी स्टडी भी हो सकती थी, आपने उस चौराहे में ही जो बाइक, आपने चौराहे में ही क्या किया, एक सेक्शन डिफाइन कर दिया। उस चौराहे से जितनी भी बाइक निकल रही थी सबको उस चौराहे पे रोका, उनके कागज चेक किए और बाइक को जाने दिया। दूसरी बाइक आई, चौराहे पे रोका, उसकी स्टडी की, उसको जाने दिया।
तीसरी बाइक आई, चौराहे पे रोका, स्टडी किया, उसको जाने दिया। आपने उसको फॉलो नहीं किया, आपने एक सेक्शन डिफाइन किया और उस सेक्शन से जितने भी पार्टिकल, जितनी भी बाइक, जितने भी मॉलिक्यूल निकल रहे थे उनको स्टडी किया। ये कौन सा अप्रोच है? यूलेरियन अप्रोच। ये बात समझ में आई क्या? दोनों में अंतर समझ में आ रहा है यूलेरियन और लैग्रेंजियन में? हाँ भाई, डिफरेंस समझ पा रहे हो यूलेरियन और लैग्रेंजियन में? ठीक, तो एक हेडिंग डालो यूलेरियन अप्रोच, उसमें लिखना इन यूलेरियन अप्रोच in Eulerian approach we define a section and analyze the behavior of the fluid and analyze the behavior of the fluid and analyze the behavior of the fluid passing through this section and analyze the behavior of the fluid passing through this section. Analyze the behavior of the fluid passing through this section. क्लियर है यहां तक? एक बार इसको ड्रॉ कर लेना एग्जांपल के लिए, फिर आगे बात करते हैं। एक बार इसको ड्रॉ कर लेना, फिर आगे बात करते हैं। वो जो बाइक वाला एग्जांपल है ना, वो अपने दिमाग में हमेशा रखना। आपको लैग्रेंजियन और यूलेरियन में साफ साफ अंतर समझ में आ जाएगा। हर एक पार्टिकल को फॉलो करो लैग्रेंजियन, एक सेक्शन डिफाइन कर दो और सबकी स्टडी उस सेक्शन में करो यूलेरियन, है ना? इसको ड्रॉ करना। अब देखो लैग्रेंजियन और यूलेरियन में एक डिफरेंस है। लैग्रेंजियन क्या है? लैग्रेंजियन जो है वो इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल की स्टडी है, जबकि ये क्या है? ये किसी फ्लूइड की एवरेज स्टडी है किसी सेक्शन पे। तो उसमें लिख लेना नेक्स्ट लाइन पे, उसमें लिख लेना नेक्स्ट लाइन पे, लैग्रेंजियन अप्रोच इज द स्टडी ऑफ द फ्लूइड। Lagrangian approach is the study of individual particle, ऐसा लिख लेना। Lagrangian approach is the study of individual fluid particle. Lagrangian approach is the study of individual fluid particle. Lagrangian approach is the study of individual fluid particle, while Eulerian approach is the average study of the fluid. Eulerian approach is the average study of the fluid. Is the average study of the fluid passing through a particular section. Average study of the fluid passing through a particular section. Is the average study of the fluid passing through a particular section. ठीक, यहां तक बात क्लियर है हाँ या नहीं? मुझे एक बार बता दो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, सिंपल सी बात है ना। अब देखो एक छोटी सी बात और है, एक टर्म आती है टाइम हिस्ट्री। एक टर्म आती है टाइम हिस्ट्री की टाइम हिस्ट्री किस में एसोसिएटेड होगी या नहीं होगी। तो जो लैग्रेंजियन है ना, लैग्रेंजियन में ये पार्टिकल कहां से आया और कहां पर जाएगा। लैग्रेंजियन में हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर फ्लूइड पार्टिकल को फॉलो करते हैं, तो वो फ्लूइड पार्टिकल कहां कहां जाएगा
मुझे मतलब है, क्योंकि मैं किसी पार्टिकल को थ्रू आउट द पाथ फॉलो कर रहा हूँ लैग्रेंजियन में। लेकिन यूलेरियन में क्या कर रहा हूँ, यूलेरियन में ये सेक्शन डिफाइन किया, इस सेक्शन के पहले ये कहा था मुझे मतलब नहीं है, और इस सेक्शन के बाद ये कहा है मुझे मतलब नहीं है। मैं इसकी स्टडी करूंगा इस सेक्शन में। मतलब वो जो बाइक चौराहे से पास हो रही है ना, तो लैग्रेंजियन में आपने क्या किया था, थ्रू आउट द पाथ बाइक को फॉलो किया था। मतलब बाइक कहाँ कहाँ जा रही है आपको मतलब है, टाइम हिस्ट्री एसोसिएटेड रहती है। लेकिन जो यूलेरियन है उसमें क्या किया था, बाइक को चौराहे में खड़े करके आपने चेक कर लिया था, चौराहे से पहले बाइक कहाँ थी और चौराहे के बाद बाइक कहाँ जाएगी आपको कोई मतलब नहीं था। मतलब लैग्रेंजियन में टाइम हिस्ट्री एसोसिएटेड रहती है और यूलेरियन में नहीं रहती। तो उसमें लिख लेना, इन लैग्रेंजियन अप्रोच time history remains associated. In Lagrangian approach, time history remains associated. क्लियर है क्या यहां तक? अब सुनो, हम लोग जनरली जो बात करेंगे वहां पर, यहाँ पर वो यूलेरियन अप्रोच की बात ही करेंगे, क्योंकि लैग्रेंजियन अप्रोच जो है वो प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं होता। प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं होता कि मैं हर एक फ्लूइड पार्टिकल को फॉलो करूं, क्योंकि फ्लूइड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे। क्लियर है? एक हेडिंग डालो, क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्लूइड फ्लो। एक हेडिंग डालो, क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्लूइड फ्लो, या फिर टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। एक हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो या क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्लूइड फ्लो। उसे फर्स्ट लिखना, स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। आपको ये बात पहले से पता है कि स्टडी फ्लो का मतलब क्या होता है? स्टडी का मतलब होता है कि टाइम के साथ चीजें चेंज ना हो। तो अगर फ्लूइड की प्रॉपर्टीज टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, अगर फ्लूइड की प्रॉपर्टीज टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही हैं, या फिर फ्लूइड के कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहे हैं, तो वो क्या होगा? स्टडी होगा। और अगर फ्लूइड के कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? अनस्टडी हो जाएगा। तो उसमें लिख लेना, if the characteristics of the fluid flow उसमें लिख लेना, if the characteristics of the fluid flow if the characteristics of the fluid flow remains unchanged with respect to the time, if the characteristics of the fluid flow remains unchanged with respect to the time, remains unchanged with respect to the time, then the flow is steady. If the characteristics of the fluid flow remains unchanged with respect to the time, then the flow is steady, otherwise unsteady. Remains unchanged with respect to the time, then the flow is steady, otherwise unsteady. ठीक, ये बचपन से पता है कि टाइम के साथ अगर चीजें चेंज हो रही, मतलब जैसा आज है वैसा कल है वैसा परसों है, देन स्टडी, अदरवाइज क्या हो जाएगा? अनस्टडी हो जाएगा। ठीक, एक हेडिंग और डालना, सेकंड वन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है? आप विद रिस्पेक्ट टू द स्पेस देखोगे, अगर चीजें विद रिस्पेक्ट टू द स्पेस कांस्टेंट है, देन इट इज यूनिफॉर्म, अदरवाइज क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। अगर फ्लूइड के कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेस के साथ चेंज हो रहे हैं, देन क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा।
और स्पेस के साथ कांस्टेंट चेंज नहीं हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। स्पेस मतलब जैसा यहाँ है वैसा यहाँ है और वैसा यहाँ है। स्पेस के साथ मतलब जैसा यहाँ वैसा यहाँ वैसा यहाँ, स्पेस के साथ सेम है तो यूनिफॉर्म। और टाइम के साथ मतलब जैसा आज है वैसा कल है वैसा परसों है, टाइम के रिस्पेक्ट में देन स्टडी। तो उसमें लिखना इफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लूइड फ्लो if the characteristics of the fluid flow remains unchanged with respect to the space, if the characteristics of the fluid flow remains unchanged with respect to the space, if the characteristics of the fluid flow remains unchanged with respect to the space, then it is uniform flow, then it is uniform flow, then it is uniform flow, otherwise non-uniform, then it is uniform flow, otherwise non-uniform. ठीक, अगर स्पेस के साथ चीजें चेंज हो रही हैं तो यूनिफॉर्म है, अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक, अच्छा ये तो पता था ना आप लोगों को पहले से, इतना तो पता है ना, स्टडी अनस्टडी, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, ये तो पता है ना, पता होगा यार, ये तो बेसिक सी बात है। इतना तो पता है। ठीक है, सुनो मुझे एक मिनट दीजिएगा केवल। सुनना, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं आपको, स्टडी अनस्टडी और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म के, देखना। देखो मामला कुछ ऐसा है, ये कोई फ्री सरफेस है और इसकी हाइट है h, और आपको दे रखा है यहां पर कोई ओपनिंग है, और आपको दे रखा है h इज नॉट मेंटेन्ड। आपको दे रखा है कि जो h है ना वो कांस्टेंट नहीं है, मेंटेन नहीं, हाइट मेंटेन नहीं है। क्या होगा, यहां से फ्लूइड निकल करके बाहर आएगा कुछ कुछ वेलोसिटी v से, यहां से फ्लूइड जैसे जैसे निकल करके आएगा, आपको पता है वेलोसिटी क्या होती है, v इज इक्वल टू √2gh होता है, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। v इज इक्वल टू √2gh होता है, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। अब जैसे फ्लूइड यहां से निकल करके आएगा, ये टैंक क्या होता जाएगा, खाली होता जाएगा। जैसे जैसे टैंक खाली होता जाएगा तो h क्या होता जाएगा, समय के साथ कम होता जाएगा, और अगर h समय के साथ चेंज होगा तो वेलोसिटी भी समय के साथ क्या होगी, चेंज होगी। तो ये स्टडी है अनस्टडी है, स्टडी है अनस्टडी है। हाँ भाई, सो रहे हो जाग रहे हो, ये स्टडी हो जाएगा अनस्टडी हो जाएगा, अनस्टडी हो जाएगा क्योंकि चीजें समय के साथ क्या हो रही हैं, चेंज हो रही है। ये क्या हो जाएगा, अनस्टडी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अनस्टडी हो जाएगा। एंड यूनिफॉर्म होगा नॉन यूनिफॉर्म होगा, स्पेस के रिस्पेक्ट में कोई चेंज हो रहा है क्या, यूनिफॉर्म होगा नॉन यूनिफॉर्म होगा, स्पेस के रिस्पेक्ट में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। अनस्टडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक, अब आगे देखो, मामला कुछ ऐसा भी हो सकता था,
ये एक टैंक है, ये हाइट है h, और मुझे दे रखा है h इज नॉट मेंटेन्ड। जो हाइट है वो मेंटेन नहीं की है, कांस्टेंट नहीं है, और इस बार जो आपकी ओपनिंग है वो कुछ ऐसी है, और फ्लूइड यहां से बाहर आ रहा है कुछ कुछ वेलोसिटी v से, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। तो पहली बात तो ये कि अगर ये हाइट मेंटेन नहीं है तो जैसे जैसे फ्लूइड बाहर आएगा वैसे वैसे ये खाली होता जाएगा, समय के साथ हाइट कम होगी, और अगर समय के साथ हाइट कम हो रही है तो समय के साथ वेलोसिटी भी क्या होगी, चेंज होगी। इसका मतलब है कि ये स्टडी तो बिल्कुल भी नहीं है, अनस्टडी है। एंड आप यहाँ पे ध्यान से आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखो, आपको दिख रहा होगा कि इसका एरिया आगे जाने पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और अगर एरिया आगे जाने पे चेंज हो रहा है तो स्पेस के साथ भी चेंजेस होंगे, क्योंकि स्पेस के साथ भी तो चेंज हो रहा है। एक्स डायरेक्शन में आगे जाओगे तो एरिया चेंज हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है तो स्पेस में भी चेंज होगा, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगी। मतलब ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, ये नॉन यूनिफॉर्म है। ये कुछ ऐसा होगा। इसके बाद एक एग्जांपल और हो सकता था, ये कोई एक टैंक है, ये हाइट h है, और मान लो कि h क्या है, कांस्टेंट है, और ये ऐसा है, और यहां से फ्लूइड फ्लो हो रहा है कुछ वेलोसिटी v से। अगर h कांस्टेंट है तो फ्लूइड कितना भी निकल जाए h चेंज नहीं होगा, फ्लूइड कितना भी निकल जाए h चेंज नहीं होगा, मतलब समय के साथ हाइट चेंज नहीं होगी, मतलब समय के साथ कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं हो रही होंगी। मतलब ये क्या हो जाएगा, स्टडी फ्लो हो जाएगा, पहली बात। और दूसरा, यहां पर देखो स्पेस के साथ चेंज हो रहा है, आगे जा रहे हो तो एरिया चेंज हो रहा है इसका, और स्पेस के साथ चेंज हो रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। ये हो जाएगा स्टडी एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। उसके बाद देखो, ऐसा भी हो सकता था कि ये h दे रखा है और h आपका क्या है, कांस्टेंट है, और ये स्पेस के साथ भी कोई चेंज नहीं हो रहे हैं। और अगर h भी कांस्टेंट है और स्पेस के साथ भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, समय के साथ भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, और स्पेस के साथ भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, स्टडी एंड यूनिफॉर्म हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, स्टडी एंड यूनिफॉर्म। देखो बात समझ में आई क्या, ये बात समझ में आई क्या, कि अगर समय के साथ कांस्टेंट है देन अनचेंज्ड है देन स्टडी, और चेंज हो रहा है अनस्टडी। स्पेस के साथ अनचेंज्ड है यूनिफॉर्म, और चेंज हो रहा है नॉन यूनिफॉर्म, है ना। इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। इसको एक बार नोट करो, नोट हो जाए तो मुझे बता देना। इसको एक बार नोट करो, नोट हो जाए तो मुझे बता देना।
हाँ भाई, नोट कर पाए ना? नोट कर पाए ना? पहला आपका था स्टडी अनस्टडी, दूसरा था यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, और तीसरा लिखना रोटेशनल इररोटेशनल फ्लो। हाँ भाई, नोट कर पाए क्या? एक हेडिंग डालो, रोटेशनल इररोटेशनल फ्लो। सुनना, एच इज नॉट मेंटेन्ड लिखा था बेटा, मेंटेन्ड लिखा था। मैं थर्ड बात कर रहा हूं, रोटेशनल एंड इररोटेशनल फ्लो। अच्छा 2 मिनट सुनो, 2 मिनट। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे बता दो रोटेशनल है इररोटेशनल है। मान लो कोई फ्लूइड इस तरह से मूव कर रहा है, कोई फ्लूइड इस तरह से मूव कर रहा है, इज इट रोटेशनल और इररोटेशनल? ये रोटेशनल है इररोटेशनल है? कोई फ्लूइड इस तरह से मूव कर रहा है, ये रोटेशनल फ्लो है इररोटेशनल फ्लो है? हाँ भाई, ये रोटेशनल है इररोटेशनल है? बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये रोटेशनल है, और बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये इररोटेशनल है। ये रोटेशनल भी हो सकता है, ये इररोटेशनल भी हो सकता है। इसका पाथ सर्कुलर है। ध्यान देना, लोगों को एक्चुअली मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्लूइड, आगे आपको समझ में आएगा कि जो लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ भी लेते हैं ना, उनको क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड भी नहीं होता, पता होता। उनको ये भी समझ नहीं होती कि रोटेशनल इररोटेशनल क्या होता है ना? तो ये डिपेंड करेगा कि रोटेशनल है या इररोटेशनल है। रोटेशनल भी हो सकता है और इररोटेशनल भी हो सकता है, बस इसका पाथ सर्कुलर है। ये एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ये एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। जरूरी थोड़ी ना है कि रोटेशनल हो या इररोटेशनल हो, इसका पाथ सर्कुलर है। ये वॉर्टेक्स मोशन है, ये फ्री वॉर्टेक्स भी हो सकती है, फोर्स वॉर्टेक्स भी हो सकती है। ये रोटेशनल भी हो सकता है, इररोटेशनल भी हो सकता है। ठीक, 2 मिनट सुनो कि रोटेशनल क्या होता है। रोटेशनल फ्लो का मतलब होता है कि जब फ्लूइड के पार्टिकल अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करने लग जाए, जब फ्लूइड के पार्टिकल अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करने लग जाए व्हाइल मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तब क्या है, रोटेशनल है, अदरवाइज इररोटेशनल है। फॉर एग्जांपल, दो मिनट सुनना। मान लो कि ये कोई एक फ्लूइड पार्टिकल है, मैं कुछ ऐसा ड्रॉ कर रहा हूं इसको, ये कुछ ऐसा एक फ्लूइड पार्टिकल है, और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है।
यहां पर एक और फ्लूइड पार्टिकल है, ये भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आप इमेजिन कर पा रहे होगे कि ये जो फ्लूइड पार्टिकल मूव कर रहा है वो इस तरह से रोटेट होते हुए जा रहा है। ये फ्लूइड पार्टिकल ऐसा जा रहा है और ये पार्टिकल अपनी एक्सिस पे रोटेट होते हुए जा रहा है। तो जब भी फ्लूइड पार्टिकल अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट होते हुए मूव करेगा तो वो रोटेशनल है। सर्कुलर पाथ में मूव करे तो वो रोटेशनल नहीं है। पाथ में भी सर्कुलर, में भी लीनियर, बस वो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है देन रोटेशनल, और एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं कर रहा है देन इररोटेशनल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इररोटेशनल फ्लो हो जाएगा, सॉरी। और ये आपका रोटेशनल फ्लो हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? अब 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनो, 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनो। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, सुनना। एक कार है, एक कार है, है ना? इस कार में अंदर आप बैठे हो, कार में अंदर आप बैठे हो, ठीक? मान लो यार कार ही है ना? ये कार एक बार लीनियर मोशन में जा रही है, लीनियर मोशन में एक स्ट्रेट पाथ पे जा रही है। इस कार में 2 चीजों को ऑब्जर्व कर रहा हूं। पहला, मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूं, ये आप हो, और ये इसके क्या है, व्हील है। ये कैसे पाथ में जा रही है, स्ट्रेट पाथ, सीधे रास्ते में जा रही है। आपकी जो मोशन है वो रोटेशनल होगी, इररोटेशनल होगी? आपकी जो मोशन है वो रोटेशनल होगी, इररोटेशनल होगी? आपकी जो मोशन है वो इररोटेशनल होगी, इस बात से सहमत हो ना? आप कभी इस तरह से रोटेट करते हुए जाते हो क्या कार में? नहीं ना, आप तो शांति से बैठे रहते हो ना। और अगर आप शांति से बैठे रहते हो तो आपकी मोशन क्या है, इररोटेशनल है। जबकि ये जो व्हील है, ये जो पहिया है, ये रोटेट करते हुए जाता है, ये पहिया रोटेट करते हुए जाता है। तो इसकी मोशन कैसी है, रोटेशनल है, अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करता रहता है। तो जो लीनियर पाथ में भी एक इररोटेशनल और एक रोटेशनल हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, हाँ या नहीं कर रहा। अब मान लो कि यही कार, यही आपकी कार जिसमें आप बैठे हो, किसी हिली एरिया पे जा रही है। ये कार किसी हिली एरिया पे जा रही है और हिली एरिया पे पाथ कुछ ऐसा होता है ना, सर्कुलर। और अगर ये हिली एरिया पे जा रही है तो फिर आपकी मोशन कैसी होगी, रोटेशनल या इररोटेशनल? अगर कार किसी हिली एरिया पे जा रही है तो फिर आपकी मोशन कैसी होगी, रोटेशनल, इररोटेशनल? तब भी इररोटेशनल ही होगी ना, तब भी तो आप शांति से ही बैठे होगे कार में, तब भी तो आप बैठे ही होगे ना, या फिर रोटेट कर रहे होगे कार के अंदर ही? नहीं कर रहे ना। हिली एरिया में जाए या कार स्ट्रेट पाथ में जाए, आप तो बैठे हो ना कार में। आपकी मोशन हिली एरिया पे भी कैसी है, रोटेशनल है, जबकि पाथ कैसा है, सर्कुलर है। मतलब सर्कुलर पाथ में भी मोशन इररोटेशनल हो सकती है अगर वो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं कर रहा है तो। जबकि व्हील जो पहिया है, उसकी पाथ, उसकी मोशन आज भी कैसी है, रोटेशनल है। थोड़ी बहुत बात समझ में आई क्या? थोड़ी बहुत बात समझ में आई क्या, कि अगर पार्टिकल अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है देन इट इज रोटेशनल, अदरवाइज इररोटेशनल। पाथ सर्कुलर हो सकता है, नॉन सर्कुलर हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 2 मिनट के लिए मेरी बात और सुनो। हाँ भाई, सो गए हो, जाग रहे हो तुम लोग? जाग रहे हो ना? ठीक है, जीवित हो ना, जिंदा हो? ठीक है, सुनो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और दे रहा हूं।
एक एग्जांपल और दे रहा हूं आपको, याद होगा, आप ग्वालियर का एग्जांपल ही ले लो, ग्वालियर का एग्जांपल ही ले लो। ग्वालियर में देखोगे ना, मेला ग्राउंड में जनवरी फरवरी के मंथ में तो एक झूला आता है वहां पर कुछ इस तरह का। आप मेला ग्राउंड में जाओगे जनवरी फरवरी में ग्वालियर मेले में, तो एक कोई इस तरह का झूला आता है। इसमें बहुत सारी ऐसी बोगी लगी होंगी, और ये एक सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा होगा, पूरा सिस्टम एक सर्कुलर पाथ में ऐसे रोटेट कर रहा होगा, और इन बोगीज में लोग बैठे होंगे। ऐसा कोई ऐसा एक झूला देखा है अपने शाफ्ट के अबाउट रोटेट करता रहता है? याद आ रहा है मैं किसकी बात कर रहा हूं? याद आ रहा है मैं किसकी बात कर रहा हूं? कुछ इमेजिन कर पा रहे हो? ये एक, आप जब इसमें बैठे हो, मान लो ये आप बैठे हो यहां पर, ये आप हो यहां पर, आप एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हो, ये बात सही है, आप एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हो, लेकिन मुझे एक बात बता दो, आपकी जो मोशन है वो रोटेशनल है या इरोटेशनल है? आपकी जो मोशन है वो रोटेशनल है, इरोटेशनल है? आपकी मोशन क्या है? आपकी मोशन इरोटेशनल है। आप तो शांति से बैठे हो ना, आप अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं कर रहे हो, आप बैठे हुए हो, केवल वो सर्कुलर पाथ है, आपकी मोशन इरोटेशनल है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि कई सारे लोगों को आप ये बताओगे तो उनको ये रोटेशनल दिखने लग जाएगा। ये रोटेशनल नहीं है, यहाँ पर आपकी मोशन इरोटेशनल है, क्योंकि आप रोटेट थोड़ी ना कर रहे हो, आप तो बैठे हो, पाथ सर्कुलर है, आप आराम से बैठे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, पाथ सर्कुलर है, मोशन इरोटेशनल है ना? क्लियर है? उसमें लिखना, if the fluid particle rotates about its own axis, if the fluid particle rotates about its own axis, if the fluid particle rotates about its own axis, if the fluid particle rotate about its own axis while moving in forward direction, if the fluid particle rotate about its own axis while moving in forward direction, then the flow is rotational, otherwise irrotational. If the fluid particle rotate about its own axis while moving in forward direction, then the flow is rotational, otherwise irrotational. सहमत हो यहां तक? एक बार इसको ड्रॉ कर लो, आपको समझने में आसानी होगी। नोट कर लिया था? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, सुनो। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लेना। आपको कभी मैंने नो स्लिप कंडीशन जैसा कुछ बताया था क्या? नो स्लिप कंडीशन जैसा कुछ बताया था क्या? ये बताया था क्या कि अगर फ्लूइड कहीं फ्लो हो रहा है और वो सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में आएगा, तो एट द कांटेक्ट पॉइंट जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी, नो स्लिप कंडीशन के बारे में। तो मान लो ये कोई एक सॉलिड सरफेस है, ये कोई स्टेशनरी सरफेस है, और यहां पर कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, और जैसे फ्लूइड इस स्टेशनरी सरफेस के कांटेक्ट में आएगा तो फ्लूइड क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, और एक वेलोसिटी ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा वाई डायरेक्शन में। और जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो कुछ ऐसा होगा,
अगर यहां पर मैं 3 अलग अलग लेयर मान लूं, ये ए है, अगर मैं 3 अलग अलग लेयर मान लूं, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो इन तीनों की वेलोसिटी अलग अलग होगी, एक वेलोसिटी ग्रेडियंट डेवलप हो गया होगा। थोड़ी देर के लिए मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लो कि इसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, थोड़ी देर के लिए मान लो इनकी वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड, और थोड़ी देर के लिए मान लो इसकी वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ कि अगर इन तीनों के बीच में विस्कोसिटी है, पहली बात कि अगर ये रियल फ्लूइड है, अगर ये रियल फ्लूइड है तो विस्कोसिटी होगी ही होगी, और अगर विस्कोसिटी है तो इनकी लेयर के बीच में एक फोर्स होगा, फ्रिक्शन फोर्स, हाँ या नहीं? विस्कोसिटी क्या होता है? विस्कोसिटी इज अ काइंड ऑफ फ्रिक्शन एंड इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस बिटवीन द लेयर ऑफ द फ्लूइड। तो ये जो फ्लूइड की लेयर है आपस में एक फोर्स लगाएंगी विस्कोसिटी की वजह से। मुझे बस इतना बता दो कि जो ए की वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकेंड है और बी की वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड है। ध्यान से सुनना, तो जो ए लेयर है वो बी लेयर को आगे ले जाना चाहेगा या पीछे लाना चाहेगा? जो ए लेयर है वो बी लेयर को आगे ले जाना चाहेगा या पीछे लाना चाहेगा? समझ पा रहे हो? बी ए की वेलोसिटी कम है, बी की वेलोसिटी ज्यादा है, तो ए बी को कहां खींचेगा? पीछे। तो ए जो बी पर फोर्स लगाएगा वो पीछे लगाएगा। ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? और जो सी है उसकी वेलोसिटी 8 है और बी की वेलोसिटी 6 है, तो सी बी पर फोर्स कहां लगाएगा? आगे लगाएगा, क्योंकि सी की वेलोसिटी ज्यादा है। ये ऐसा एक फोर्स लगेगा। और यहां पर एक छोटा सा पार्टिकल है, कहां पर? लेयर बी पे। ये पार्टिकल दिखाई दे रहा होगा आपको लेयर बी पे। इस पार्टिकल पे ए ने फोर्स पीछे लगाया है और सी ने फोर्स आगे लगाया है। आपको ऐसा नहीं लगता कि एक कपल फॉर्म होगा और उसके वजह से पार्टिकल अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा? और अगर रोटेट कर रहा है तो ये फ्लो कैसा हो जाएगा? रोटेशनल फ्लो हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि फ्लो रोटेशनल कैसे हो गया? ये बात समझ में आई कि फ्लो रोटेशनल कैसे हो गया? अगर विस्कोसिटी है, अगर विस्कोसिटी है तो निश्चित तौर पे एक वेलोसिटी ग्रेडियंट फॉर्म होगा, अलग अलग वेलोसिटीज होंगी। और अगर विस्कोसिटी है तो ए बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और सी फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और बी पर जो पार्टिकल है वो रोटेट होगा, फ्लो रोटेशनल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में जितने भी फ्लूइड हैं, इसका मतलब ये कि इस दुनिया में जितने भी फ्लूइड हैं सब में विस्कोसिटी होती है रियल फ्लूइड में। और अगर विस्कोसिटी होती है तो डेफिनेटली फ्लो कैसा होगा? रोटेशनल होगा। मतलब इस दुनिया में जितना भी फ्लो है प्रैक्टिकली रोटेशनल ही होता है। इररोटेशनल फ्लो प्रैक्टिकली संभव नहीं है ना? इसको एक बार ड्रॉ करना, फिर आगे बात करो। बेटा फोर्स की डायरेक्शन ऐसी है कि बी की वेलोसिटी कितनी है? 6 है, तो बी आगे जाना चाहेगा। ए की वेलोसिटी 4 है, कम है, तो ए उसको पीछे लाना चाहेगा, तो फ्लो फोर्स बैकवर्ड लगेगा। बी की वेलोसिटी 6 है, सी की 8 है, सी की वेलोसिटी ज्यादा है, सी उसको आगे ले जाना चाहेगा, सी आगे फोर्स लगाएगा। याद रखना, इस दुनिया में जितने भी फ्लूइड है सब में विस्कोसिटी होती है, सब में ये सिचुएशन फॉर्म होती है। इसलिए दुनिया में जितने भी फ्लूइड है सब रोटेशनल होते हैं, रोटेशनल संभव ही नहीं है ना? इसको नोट करना। इसको नोट करना। नोट कर लिया क्या? हाँ भाई, नोट कर लिया क्या?
आप समझो छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, है ना। आप कभी इंटरव्यू में बैठोगे तो पूछा जाएगा, है ना, कि भाई रोटेशनल रोटेशनल क्या होता है। लोग सर्कुलर मोशन को ही रोटेशनल बोल करके चले आते हैं, लोग वॉर्टेक्स को ही रोटेशनल बोल करके चले आते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वॉर्टेक्स रोटेशनल और रोटेशनल दोनों हो सकता है ना। नोट कर लिया होगा, उसमें लिख लेना। अच्छा, ये बात तो क्लियर है कि अगर इसको इरोटेशनल बनाना है, अगर मैं चाहता हूं कि ये फ्लूइड रोटेट ना हो, मैं चाहता हूं कि ये पार्टिकल रोटेट ना हो, तो ये फोर्सेस जीरो होना चाहिए। और अगर मैं चाहता हूं कि रोटेशनल हो तो विस्कोसिटी क्या होनी चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो उसमें लिख लेना फॉर ए रोटेशनल फ्लो, फॉर ए रोटेशनल फ्लो, उसमें लिख लेना फॉर ए रोटेशनल फ्लो विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, उसमें लिख लेना फॉर ए रोटेशनल फ्लो विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड शुड बी जीरो। फॉर ए रोटेशनल फ्लो विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड शुड बी जीरो। For irrotational flow, viscosity of the fluid should be zero. क्लियर है यहां तक? यहां तक में कोई डाउट हो तो पूछो। इसके बाद एक हेडिंग और डाल लो, 4th नंबर, 1D, 2D and 3D फ्लो। अच्छा, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल फ्लो क्या होता है? कुछ ऐसा होता है क्या कि फ्लूइड एक डायरेक्शन में मूव करे तो 1D, 2 डायरेक्शन में मूव करे तो 2D और 3 डायरेक्शन में मूव करे तो 3D। सही है क्या? ये सही है गलत है? फ्लूइड अगर एक डायरेक्शन में मूव करे तो 1D फ्लो, 2 डायरेक्शन में मूव करे तो 2D फ्लो और 3 डायरेक्शन में मूव करे तो 3D फ्लो। सही है गलत है? ये सही है गलत है? ये सरासर गलत है, ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं होती। ये सरासर गलत है, ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं होती। इनफैक्ट फ्लूइड एक समय में एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, 2 या 3 डायरेक्शन पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। आप कभी फिजिक्स पढ़ेंगे तो आप लोग पढ़ेंगे कि एक समय पर कोई भी व्यक्ति या कोई भी फ्लूइड या फिर कोई भी पार्टिकल या फिर कोई भी सिस्टम एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है, 2 या 3 डायरेक्शन पॉसिबल ही नहीं है एट द गिवन इंस्टेंट ऑफ द टाइम। मतलब फ्लूइड एक डायरेक्शन में मूव करे तो 1D, 2 डायरेक्शन में मूव करे तो 2D और 3 डायरेक्शन में मूव करे तो 3D। ये बकवास है और कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं होती है ना। ठीक है, सुनो, मैं आप लोगों को इसीलिए कहता हूं क्योंकि थ्योरी अपन लोगों को क्लियर ही नहीं है भाई। छोटी छोटी चीजें हम लोग गलत पढ़ते हैं और कई सारे पब्लिकेशन लिखते हैं इन चीजों को, कई सारे पब्लिकेशन लिखते हैं। इवन मैं कई सारे लिटरेचर आपको दिखा दूंगा फिजिक्स के, जिनने लिखा हुआ है कि 1 डायरेक्शन में मूव करे तो 1D, 2 डायरेक्शन में 2D और 3 डायरेक्शन में 3D। जबकि आप अपने दिमाग से सोचो, एक समय पर फ्लूइड एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, 2 डायरेक्शन में कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई फ्लूइड नॉर्थ में भी जा रहा था और ईस्ट में भी जा रहा था? कैसे हो सकता है ना? भाई साहब, ये पार्टिकल प्लेट का नहीं है, पार्टिकल सारे फ्लूइड के हैं। ये पार्टिकल फ्लूइड के हैं, ये लेयर ये लेयर ये लेयर सब फ्लूइड की लेयर है ना। ये पार्टिकल भी फ्लूइड का है, ये प्लेट का नहीं है, ये सब फ्लूइड की लेयर है ना। नहीं बेटा, स्टडी करने का तरीका भी नहीं है, स्टडी करने का तरीका भी गलत है। आप स्टैंडर्ड बुक उठा करके पढ़ लेना, कभी संजय उठा करके पढ़ना, MIT के वीडियोस देखना या नेपटेल वगैरह के NPTEL के वीडियोस वगैरह देखना। वो कभी ऐसी बात नहीं करेंगे कि एक डायरेक्शन में 1D, 2 डायरेक्शन में 2D और 3 डायरेक्शन में 3D, कभी ऐसी बात नहीं करेंगे। हाँ, आपका मिड टर्म वगैरह है क्या अभी? मिड टर्म वगैरह है क्या अभी? मिड सेम वगैरह है क्या? कल डिस्कस करें इसको। 2 और बचे हैं, रोटेशनल 1D, 2D, 3D और लेमिनार एंड टर्बुलेंट, उसको डिस्कस करते हैं। और उसके बाद हम लोग आते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन और एक्सेलरेशन वगैरह में, है ना। ठीक है, ठीक है, बाय बाय। अच्छा, एक काम करना, आप लोग 1D, 2D, 3D आप लोग पढ़ना एक बार अपने मन से,
नेट में सर्च करके कहीं से पढ़ना कि 1D 2D 3D फ्लो क्या होता है, फिर कल मैं एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। ठीक है, ओके, बाय बाय।